नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले आईएनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में। इस बार मौलाना तौकीर रजा ने अपने बयान में मोदी सरकार को चेतावनी दी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतर जाएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी धृतराष्ट्र हैं। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये विवादित बयान उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिया है। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी, फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें देश के सभी शहरों में लोग शामिल होंगे। मौलाना यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस बार ईद और अक्षय तृतीया एक दिन है। अलगाववाद पर यकीन रखने वालों को माहौल खराब करने का मौका मिल जाएगा। हमारी तरफ से एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। वो लोग नफरत फैला रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सपा के सभी विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगले चुनाव में वो मुस्लिमों को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया। मुजरिम में और मुलजिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी सीएए के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, एसपी पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन तमाम मामलों का जहांगीरपुरी का जो घटना घटी है
उसका संज्ञान लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और 15 दिन तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा और 15 दिनों के बाद फिर से सुनवाई होगी, दोनों पक्ष की वो बात सुनेंगे। और हमको लगता है कि जो कानूनी बिंदु है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश देगी और उसका पालन होगा। लेकिन सर, जो मेयर है राजा, जो खुद वहाँ थे और उनके आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद फिर कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बिंदुवार वस्तु स्थिति है, उसके 2 हफ्ते बाद जो भी निर्णय आएगा उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं, क्या निर्णय हो सकता है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से और मौलाना तौकीर रज़ा के बयान ने अब आग में घी का काम किया है। अगर इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जाएं तो मायने कई हैं, लेकिन फिर ये भी बात कि आखिर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो बोला क्यों ना जाए और पक्ष क्यों ना रखा जाए। लेकिन बीजेपी इसका क्या मतलब निकालेगी, कांग्रेस क्या निकालेगी, अब ये तय होगा बयान के बाद। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी से, दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, और रत्नेश मिश्रा, कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, इस तरह का बयान सामने आया है मौलाना तौकीर रज़ा का, पीड़ा और मर्म को कहते कहते कहीं ऐसी बात कह गए जो कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रही है। कैसे देखते हैं पूरे बयान को? लोगों के पास जो है बिना भड़काऊ बयान का कोई शब्द निकलता नहीं है। और उसके बाद ये लोग जो है दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। शुद्ध रूप से इनका ये जो भड़काऊ बयान है, मैं पहले एक बात बता दूं, फिर आगे इनका तफसील से चर्चा मैं करूंगा कि इनके बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार, कानून व्यवस्था, पुलिस, जो भी संस्थाएं हैं, इसकी गहन जांच करेंगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं कि भड़काऊ बयान है तो इनके खिलाफ न्याय संगत कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि ये बयान शुद्ध रूप से ये जनता में विवाद भड़काने, हिंसा भड़काने और भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। ये कानून सम्मत पुलिस विभाग और न्याय के लोग ही समझ पाएंगे कि क्या है। क्योंकि प्रथम दृष्टिया यही दिखता है, अगर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि वो धृतराष्ट्र है, मुसलमान सड़कों पर निकला, भाई तौकीर रज़ा जी, मुसलमान सड़कों पर कब नहीं था? मुहर्रम का जुलूस, ईद मिलाद का जुलूस, ये जुलूस, वो जुलूस, सब तो निकलते हैं आप लोग तलवार लेकर, आप लोग हर अस्त्र लेकर निकलते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कब आपके उस जुलूस के ऊपर हिंदुओं ने आक्रमण किया, कब पत्थर फेंके? हमारे पुरखों ने आपके ताजियाओं की पूजा भी की है। क्या आप लोगों ने रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई भी धार्मिक जुलूस, कोई शोभा यात्रा हो, उस शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने का ठेका ले रखा है? जो आज आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम सड़कों पर निकलेगा, भाई हमेशा से निकलते रहे हैं आप लोग, हमने सम्मान दिया। और जब हम लोग निकालते हैं सनातन परंपरा को जागृत रखने के लिए, आप लोगों को दिक्कत होने लगी। आप ये कहते हो कि हमारे मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लग रहा है, डीजे तेज बज रहा है, इसलिए हमने पत्थर मार दिए। हिंदुस्तान संविधान से चलता है। और जिस बात पर ये कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता कांग्रेसी है, ये 2009 में ये कांग्रेस के प्रवीण एरन को उन्होंने जो है बरेली में वो किया था, समर्थन दिया था। ये लोग, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी रही है। उसके समय में भागलपुर अखोड़वा कांड, हैदराबाद का दंगा, मुरादाबाद का बड़े बड़े दंगे, अभी और मैं गिना सकता हूँ 50 सैकड़ों दंगे। लेकिन इन लोगों की जो मानसिकता है त्रिशूल जी, इनकी यही मानसिकता है कि आप क्यों सड़क पर निकल रहे हैं, क्यों आप धार्मिक जुलूस लेकर जा रहे हैं। आप यही सोचो, अगर कहीं उल्टा हो गया तो फिर क्या होगा?
आप देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल क्या सिखा रहे हो अपने मुस्लिम भाइयों को? और कुछ इनके जैसे देश के विरोधी लोगों के कारण पूरी मुस्लिम कौम भी बदनाम हो रही है, जिससे मुस्लिम कौम के ऊपर आवाज उठ रही है। बिल्कुल। आज ये लोग राजनीति कर रहे हैं त्रिशूल जी, सिर्फ किस चीज पर राजनीति कर रहे हैं? ये जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर जहांगीरपुरी का दंगा होता है, बुलडोजर अतिक्रमण तोड़ने के लिए जाता है, वहां गुप्ता जी की भी दुकान टूटती है और जूस कॉर्नर भी टूटता है, बाकी मुस्लिमों का भी अतिक्रमण टूटता है। और आपने देखा होगा 30-40 टन जो कचरा सड़क पर पड़ा था, इन लोगों ने अपने उठाया है। ये जो बिल्कुल। शांति मैं दूत अश्विनी है, जी आऊंगा आपके पास, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी साई जी, बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, ज़रा आप बताइए कि दरअसल आप तो ना हिंदू के साथ हैं और ना मुसलमान के साथ हैं, और दरअसल कांग्रेस तो कांग्रेस के साथ भी नहीं है आजकल, तो आप कहाँ हैं इन सारी गतिविधियों में? संविधान के साथ है और कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ है, और संविधान से ही देश का शासन चलता है। इस देश के शासन को ना तो कोई राहुल गांधी चलाते हैं, ना कोई नरेंद्र मोदी चलाते हैं, ना कोई रत्नेश मिश्रा चलाते हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता चलाता है। देश संविधान के नियमों के मुताबिक चलता है, लेकिन जब भी सरकारें या जो राज्य है वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके शासन चलाने का प्रयास करता है, तो उसका विरोध जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन विरोध की भी एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अगर आप उस मर्यादित भाषा के बाहर जाकर किसी का विरोध करते हैं तो वो निंदनीय है। वो चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे आप सपा के नेता हो, चाहे आपकी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा खान हो। देखिए, मौलाना तौकीर रजा खान की खुद की पॉलिटिकल पार्टी आप जानते हैं, ठीक है। वो कभी हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलायंस था। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गए। तो अगर आप कोई ये कहता है कि मौलाना तौकीर रजा खान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो शायद उनका इतिहास ही उस व्यक्ति को नहीं पता है, क्योंकि ऐसे अवसरवादी लोग जो हैं वो हर जगह जाते रहते हैं, ठीक। और रही बात जहांगीरपुरी के मामले की, त्रिशूल जी, तो भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, कि राज्य कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को उचित तरीके से लागू करना, दंड विधान को लागू करना। दंड देना उनका कार्य नहीं है। आप अगर इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो फिर भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, लोग सवाल उठाएंगे। और रही दूसरी बात, अगर आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना मुसलमानों के साथ है ना हिंदुओं के साथ है, तो आपको भी इस बात पे खेद होना चाहिए, क्योंकि एक हिंदू होने के नाते मैं बैठ के कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। तो बेसिकली हिंदू कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तमाम सारे ऐसे धर्मों के नेता हैं, और कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर हर धर्म का प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। हमारे पास वो हर वर्ग का वो नेता है जो अपने समाज की बात करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है। ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, मौलाना तौकीर रजा खान कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, और देश में कोई बात ऐसी नहीं की जा रही है जिससे ये महसूस हो कि चलिए ये बात थोड़ी ऐसी है कि जिससे कहीं जोड़ने की बात की जा रही है, सब जगह तोड़ने की बात की जा रही है। और क्या हश्र होगा अगर इस तरह की बातों को कहीं सिरे चढ़ जाएं और इस तरह के बयान के मीटिंग चल रही है 10 दिन बाद सड़क पे। दिलीप जी को आवाज़, दिलीप जी आवाज़ नहीं मिल पा रही आपको? ठीक है। अश्विनी जी, इस तरह का जो बयान है, ये जो 10 दिन बाद सड़कों पे मुसलमान निकल जाएगा, क्या नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए तमाम उन लोगों को जो लोग जिम्मेदार हैं या जो लोग जिनकी बात समाज में सुनी जाती है? त्रिशूल जी, इस देश में दो चीजें बड़ी खराब हैं।
परहेज नहीं करेंगे, ये लोग जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने समाज के उन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज देखिए किस तरीके से एक विद्वेष फैलता जा रहा है पूरे समाज में। जो भाईचारा अगर हमारे और आपके बीच में है, इस भाईचारे के बीच में इतने लोग आकर खड़े हो गए हैं कि हम और आप असमंजस में हैं कि आपस में हम बात करें या ना करें। आपके घर का पानी हम पिए या आप सोच रहे हैं कि हमारे घर का पानी पिए या ना पिए। कोई उसमें जहर बताता है, कोई उसमें अमृत बताता है, कोई उसमें आग बताता है, कोई उसमें धूल बताता है। समाज को कंफ्यूज करने के लिए ये लोग, इन तौकीर राजा टाइप देशद्रोही लोग, जो देश के और समाज के विद्रोही लोग हैं, ये द्रोही है, विद्रोही भी नहीं, द्रोही हैं। इनको इन लोग हमेशा नकारात्मकता, हमेशा मतलब समाज जलता रहे तभी इनका फायदा होगा। ठीक है। आज ये किसी के लिए नहीं, अपनी दुकान चला रहे हैं। ये अभी रत्नेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस में गए, समाजवादी पार्टी में कहीं का उपाध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से भी मिले, अपनी पार्टी है, तो ये इनकी कहीं पूछ नहीं है। और अब अगर ऐसे लोग समाज में इनकी मान लीजिए कि 100, 200, 400 लोग बात मानते हैं, उनको समाज के लोग ही आईना दिखाएंगे और धृतराष्ट्र की जिस बात करते हैं वो धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहेंगे, इनके समाज के लोग ही इनको जूते मारकर समाज से बाहर करने का काम करेंगे। क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं, इन लोगों की पॉलिटिक्स समझ चुके हैं, ये लोग लड़ाने का काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो बयान है मौलाना तौकीर रजा खान का, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? आजाद जी, त्रिशूल जी, इस देश में दो चीजें बहुत गड़बड़ है। एक तो जो कट्टरवाद है और जो भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिना बाउंड्री के दी गई, ये दो चीजें ही इस देश में ये वैमनस्यता पैदा कर रही हैं। मैं कट्टरवाद का धुर विरोधी हूं। वो कट्टरवाद चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि रामनवमी में भी नंगी तलवारें लेकर के रैलियां नहीं निकलनी चाहिए, और मस्जिद से अगर रामनवमी में पत्थर बरस रहे हैं तो कानून का डंडा उन पे पुरजोर चलना चाहिए, बिना किसी रियायत के चलना चाहिए। और ऐसा चलना चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत करने के लिए उनके पसीने छूट जाएं। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब कानून के अंदर उस तरह की सख्ती लाई जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, ये एक डिफाइन होना चाहिए। इसमें चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, वो एक गाइडलाइन तय करे, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजों में गाइडलाइन तय कर रखी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरीके से माना जाएगा, यहाँ पर ये माना जाएगा। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी जो है वो कर्व करना चाहिए, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नेताओं पे भी लगनी चाहिए। और नेताओं के साथ साथ जो छुटभइये नेता होते हैं वो ज्यादा वैमनस्यता पैदा करते हैं। एक बार को बड़ा नेता उस तरह का बयान नहीं देगा, लेकिन छोटा नेता जोश में उल्टा सीधा बयान दे देगा। और ये बयान मुसलमान जाति की तरफ से है, मैं इस बात का समर्थन कभी नहीं करता, क्योंकि तौकीर रजा या उनके जैसे चंद नेता जो हैं वो पूरे मुसलमान समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन पूरे समाज में एक जहर खोलने का काम जरूर कर देते हैं। यही बात है। आपको आज एक मुस्लिम स्कॉलर को भी बैठालना चाहिए था, या मुस्लिम नेता को भी बैठालना चाहिए था, उनका वक्तव्य भी सुनना चाहिए था कि वो क्या इस बात पर, क्योंकि मैं जब भी ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता हूं कि अगर आप इस बात को बुरा मान रहे हैं तो फतवा जारी कराइए, क्योंकि आपके यहाँ तो हर बात पे फतवा जारी हो जाता है। तो अगर ये देश विरोधी बातें हैं और ये गैर इस्लामिक बातें हैं तो आप फतवा जारी कराइए इस पर। नहीं जारी करा रहे, इसका मतलब फिर आप यहाँ बोझिल मन से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बात गलत है। अगर गलत है तो वो फिर सामाजिक और कानूनी तौर से गलत साबित होनी चाहिए। बिल्कुल। इस तरह की बयानबाजियां त्रिशूल जी इस देश में दोनों तरफ से होती हैं। अक्सर कई बार हिंदुओं की तरफ से भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इस तरह का कृत्य किया जाता है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। आप इस देश को धर्म से नहीं चला सकते। धर्म से चलाने का समय 1947 में आया था, तब आप धार्मिक आधार पर कह देते कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, सारे हिंदू यहाँ रह जाएंगे। तब जब इस देश के पुरोधा लोगों ने धार्मिक आधार पर चलाने का निर्णय नहीं लिया और हमें सेकुलर होने की बात कही और संविधान को इस तरह से रचा, तो फिर
ये देश वैसे ही चलेगा और धर्म से नहीं चलेगा। धार्मिक मान्यताएं आपके अपने घर के लिए हैं। संविधान ने आपको धर्म मानने की आजादी दे रखी है, धर्म की पूरी छूट दे रखी है, लेकिन आप अपना धर्म किसी पर लादेंगे इस बात की इजाजत नहीं दे रखी, और ये सबके ऊपर लागू होता है। ये शक्ति होनी चाहिए। आज योगी जी यहाँ पर हैं तो हिंदुत्व का बोलबाला है, कल कांग्रेस आ जाएगी या सपा आ जाएगी तो मुसलमानों का बोलबाला हो जाएगा। ये जाति से पार्टियां क्यों पहचानी जा रही हैं? बिल्कुल, समाजवाद से क्यों नहीं पहचानी जा रही हैं? बिल्कुल। राजनीति मैं आऊंगा आपके पास दिलीप यशवर्धन जी, पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नेश जी, अगर जिस तरह की बात हो रही है, सब समझदारी से बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए, और ये जो वैमनस्य सांप्रदायिक रूप से फैल रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो सरकार कितना सही तरीके से कर पा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज सरकार इन स्थितियों का सामना कर रही है तो उसके लिए सरकार भी एक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको उन सभी समुदायों को या उन सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए जो उससे प्रभावित होने वाले, जिनके हित उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आप जब भी कार्रवाई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पे बैठ के कुछ और बोलते हैं, ये जब जनता के बीच पे जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, ट्विटर पे कुछ और ट्वीट करते हैं। अब अश्विनी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पर गुप्ता जी का भी मकान टूटा, लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक नेता है शिवम त्यागी जी, वो ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए मुस्लिमों ने दंगा किया और दंगे का प्रतिशोध इस तरह लिया जा रहा है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ही अपने बयानों में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। इनका एक प्रवक्ता कुछ और बोलता है, इनका नेता कुछ और बोलता है। अश्विनी जी यहाँ पर कानून की दुहाई दे रहे थे, इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव भाटिया। अभी उन्होंने हाल ही में न्यूज 18 पे इसका समर्थन करते हुए जो बोला है, क्लिप निकाल के सुन लीजिएगा। तो लोग भी तो कंफ्यूज होते हैं भाई कि आप किसको मान रहे हैं। आप प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी का मुख होता है, वो वही बोलता है जो पार्टी कहती है और पार्टी की आइडियोलॉजी को बोलता है। अब जब इनके प्रवक्ता ये खुलकर कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का विरोध करते हैं, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अगर वो देखेगा कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उनमें डर पैदा होगा। और डर जो होता है, डर एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रांति को भी जन्म देता है और विद्रोह को भी जन्म देता है। तो ये जो सत्ता पाने के लिए जो बीजेपी कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध भी होगा और प्रतिकार भी होगा। बिल्कुल, देखिए जब डर पैदा होगा, जब लोगों के अस्तित्व को आप चैलेंज करेंगे, तो व्यक्ति प्रतिकार करेगा। तो यही बात मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। देखिए, मौलाना तौकीर रजा खान के लहजे में और मेरे लहजे में बड़ा फर्क है। मैंने कहा आलोचना करनी चाहिए, लेकिन मर्यादित भाषा में करनी चाहिए। ठीक, आप भारत की एक पूरी की पूरी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की एक बढ़िया से व्यवस्थित व्यवस्था है, आप उसके मुताबिक कार्य करिए। और दूसरी बात, तौकीर रजा जी को मैं इसलिए गलत कहूंगा क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े तो है नहीं कि आप इस पे अपना ज्ञान दें। ठीक, तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा जो काम कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाल दिया सब मामला। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपने गेंद उनकी तरफ उछाल दी है। अश्विनी जी, देखिए, एक तो ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि ये कमल के फूल के बाद आपने बुलडोजर को भी जो प्रतीक चिन्ह बनाया है 5-6 राज्यों में, और दूसरी बात
जो कह रहे हैं रत्नेश मिश्रा के प्रतिकार होगा अगर सुना नहीं जाएगा तो मौलाना तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं और रत्नेश मिश्रा अलग कह रहे हैं, लेकिन कहने का भावार्थ जो है वो यही है कि अगर आप लोगों को नहीं सुनोगे तो कहीं ना कहीं विरोध बड़ा होगा फिर। तो इसके मायने क्या है? देखिए, कहने का भावार्थ भी एक है, कहने की मंशा भी एक है। रत्नेश जी, तौकीर रजा और इनके रत्नेश जी के जो नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका भी बड़ा अभी हमारे रत्नेश भाई कह रहे हैं कोई भी बात कहिए संवैधानिक दायरे में कहिए, एक उसका जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया कल कि ये संविधान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो मैं रत्नेश जी के माध्यम से और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारा संविधान भी इंक्रोचमेंट है या उसको जो है इलीगल बनाया गया है कि संविधान के ऊपर चल रहा है? ये बुलडोजर जो चल रहा है ये इंक्रोचमेंट पर चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, गुंडे मवालियों पर चल रहा है और चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। 900 जगहों पर शोभा यात्रा निकली। किसी माई के लाल में दम नहीं था कि कहीं से जो है पत्थर आ जाए। सामाजिक सौहार्द यहां बना हुआ है क्योंकि दो चीजें हैं त्रिशूल जी, एक तो प्रशासन का डर और दूसरा पिछली सरकारों के दंगे से हमारे सभी लोग उब चुके हैं मुस्लिम भाई। तो अब वो सामाजिक समरसता की तरफ बढ़ रहे हैं, योगी जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो फिर ये कर कौन रहा है? यही चीजें देखिए, पत्थर उछाल कौन रहा है फिर? ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बाहर की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 900 जगहों पर शोभा यात्रा हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ, पत्ता नहीं खड़का है। लेकिन अब यही बाहर चलते हैं हम, बाहर इन लोगों का। रत्नेश भाई आपका नंबर आएगा, सुन लीजिए, मैंने सुना है। मैं आ रहा हूँ, मतलब ये मैं अश्विनी जी आपका कहने का भावार्थ मैं समझ रहा हूँ, ये है कि आप अपने हर मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ बनाना चाहते हैं, ऐसा? मैं उस पर आ रहा हूँ। हमारे हर मुख्यमंत्री, आज मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वहां पर जो है क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे हमारे आसाम में देखिए, बिहार में देखिए, हर जगह इनक्रोचमेंट, इनलीगल कंस्ट्रक्शन और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जिसका प्रचार हमसे ज्यादा किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने चुनाव में किया और अखिलेश जी ने किया। लेकिन करौली में दंगा होता है, उस करौली दंगे का मुख्य अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ा गया है, वो पहुंच से बाहर है। और यहाँ पर जो जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं त्रिशूल जी, इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए, दोनों पक्षों के, सुकेन गिरफ्तार किए गए, सुजीत गिरफ्तार किए गए, सुरेश गिरफ्तार किए गए, कई हिंदू पक्ष के लोग भी गिरफ्तार हैं। और जो घर गिराने की बात कर रहे हैं रत्नेश भाई की, अभी इन लोगों ने ट्वीट किया है, मैं बताना चाहूंगा, एक जूस कार्नर गिराया गया था, सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने दिखाया था उसको। वो किसका था? वो गुप्ता जी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो वो जाएं, वो न्याय व्यवस्था पाने का हकदार है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पर कोई न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ये है रत्नेश जी हम लोगों की मतलब काम करने की शैली। ठीक है, हाँ दिलीप जी, चलिए मैं आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा, बताइए। त्रिशूल जी, मेरे दो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अब प्रवक्ता हो गए, पहले शाही जी कह रहे थे आप, अब प्रवक्ता हो, ये फर्क हो गया ना, ये गलत बात है बिल्कुल। चलिए बताइए। होता है। चलिए शाही जी से ही देखिए सब मेरे अग्रज हैं। नहीं, पहले कह रहे थे शाही जी, और फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरे सवाल है। अब यही तो बात है। तो सत्ता से कौन नहीं डरता है? सवाल कीजिए, सवाल देखिए, पहला सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सपोर्ट करती है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दे। अरे सर, ये क्या सवाल पूछा है आपने? अरे नहीं, बिल्कुल ये हाँ या जवाब देते हैं, पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। हाँ, दूसरा सवाल बताइए जल्दी। हाँ या ना में। अरे भाई, कोई फार्म थोड़ी भरे जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ मतलब करती है।
हाँ। दूसरा सवाल पूछिए ना भाई, पूछिए। दोनों का जवाब एक अच्छा उसके अंदर राज छुपा है, अच्छा उसके अंदर राज है कुछ, बता दीजिए एक बार अश्विनी जी। चलिए मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। सुनिए तो रत्नेश जी पहले सवाल का जवाब सुन आपने लीजिए, अगर रहस्य पैदा किया है तो सुन तो लीजिए। हाँ अब ले लीजिए। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी, बोलने तो देंगे। अरे अरे रत्नेश सुन भाई लीजिए, आप लीजिए। सुन लीजिए, कह तो रहे हैं, सुन तो लीजिए, कह रहे हैं अश्विनी जी, कह दीजिए एक बार, कह दीजिए। हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह करते हैं, और कई बार भूल भी जाते हैं कि और भी कुछ लोग रह रहे हैं, कह दीजिए एक बार। चलिए अब मैं उसका प्रश्न अब जवाब पूछता हूँ। हाँ जो अभी महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में खरगोन में जो कार्रवाई हुई, वो मुस्लिम दंगाइयों के ऊपर हुई। अरे ये तो आप अटॉर्नी जनरल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। त्रिशूल जी सारे एविडेंस वही मुद्दा है, मुद्दा सुनिएगा। त्रिशूल जी सुनिएगा, इनके सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में बोल के आए हैं कि खार गांव में जो कार्रवाई हुई है उसमें 88 हिंदुओं के परिवारों को के मकानों को ढाया गया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को वोट के लिए इस्तेमाल करती है। अरे भाई वो तो कुछ भी कर रही है, वोट तो ले रही है ना। देखिए बताइए ना, अभी आज सुबह क्या हुआ आपको पता है रत्नेश जी? का विरोध करते हैं या तो आप रत्नेश जी, अच्छा ये देखिए अश्विनी जी ये कह रहे हैं, रत्नेश जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ इनसे, मैं कह देता हूँ इनसे, ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, ये ठीक है रत्नेश जी, ये ठीक है? जी बिल्कुल ना, हिंदुओं आप सुन लीजिए, हाँ हिंदुओं को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं को ठग रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए इसका जवाब अभी 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने दे दिया है, मुझे देने की जरूरत नहीं रत्नेश भाई। और आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुन लीजिए, एक अब हमको पूरा सुन लीजिए, अरे रत्नेश जी सुन लीजिए, वहाँ भी तो आपको जवाब मिला है। अरे सुन लीजिए, हिमाचल में उपचुनाव हुए, वहाँ भी जवाब मिला, उसका भी जिक्र कर दीजिए। जवाब तो सुन लीजिए प्रभु, जवाब गिनी नहीं रहे ये। देखिए इतने बौखला गए, मोबाइल भी गिर गया आपका। गुस्से में मत आइए भाई, क्या हो आपकी आवाज, अरे आपको तो चला जाना चाहिए जहांगीरपुरी, बुलडोजर की जरूरत नहीं है, वहाँ जाने आप खाली एक बार बोलते तो बिल्डिंगें धड़ गिरती वहाँ। अजय माकन वापस आ गए, रत्नेश जी कैसे जाएंगे? ठीक है शाही जी, शाही जी आप हिंदू और मुसलमान दोनों को धोखा दे रहे हैं और ठग रहे हैं, ठीक है? बताइए, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं इसका 2-3 लाइन में जवाब देता हूं। पहला कि मैंने बता दिया कि इसका जवाब 5 राज्यों के चुनाव में अभी हिंदू और मुसलमान सबने दे दिया है, इसको मुझे बहुत विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं एक वाकया अभी बताता हूं। आज सवेरे माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनके ही नेता कपिल सिब्बल साहब ने ये माना कि ये जो तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, ये असंवैधानिक है, यानी कि अतिक्रमण है, ये भी माना ना। ये लाइन हमारे ध्यान दीजिएगा त्रिशूल जी, बहुत टेक्निकल में बोल रहा हूं। अतिक्रमण असंवैधानिक तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण है, तोड़ना असंवैधानिक है। भाई अब ये बताइए, देश संविधान से चलेगा, आप मान रहे हैं कि उन मुस्लिम लोगों ने, चाहे हिंदू जो भी वहां बसे हैं, मुस्लिमों का अतिक्रमण जो तोड़ा गया है उसके लिए आप खड़े थे, जो लोग भी दुष्यंत दवे जी खड़े थे, ये खड़े थे, इन लोगों ने यही प्ली दिया। और वहां के हिंदुओं की बात मैं बताऊं, मंदिर के पास से अतिक्रमण उन्होंने अपने आप हटा लिया। ये आज प्ली दिया उन लोगों ने, तो मान लीजिए कि अतिक्रमण पर बुलडोजर जो चल रहा है, ठीक है, वो संविधान सुन लीजिए, संगत चल रहा है, न्याय व्यवस्था के उसमें चल रहा है। सुन लीजिए रत्नेश जी, ये हिंदू को ठगे, मुसलमान को ठगे, फिर भी वोट इनको मिल रहा है, यही जवाब है। अब ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा बीच में। अरे राजनीतिक विश्लेषक, अरे जवाब सुन लीजिए दिलीप यशवर्धन जी, बीजेपी ये चाहती है कि हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ल इख्तियार कर ले, तो अखंड भारत का जो मार्ग है वो पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कर ले। मैं भी चाहता हूं कि हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुखौटा धारण कर ले और इसी तरीके से शासन करे, लेकिन एक सवाल है उसके साथ कि बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है, बुलडोजर कानून के तहत चल रहा है, अच्छी बात है और चलना चाहिए। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जहां इलीगैलिटी है वहां चलना चाहिए, लेकिन जहां गैर कानूनी है वहां चलना चाहिए।
फिर वहां वोट बैंक की वजह से या हिंदू मुसलमान की वजह से या जाति क्षेत्र की वजह से पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये बहुत अब मैं उदाहरण देता हूँ, लखनऊ शहर के अंदर सैकड़ों जगह पर बस्तियां इलीगल बसी हुई हैं। रिहायशी इलाकों में इलीगल कब्जा किया गया है मजदूरों के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा। उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बहुत सारी जगह पे, मतलब किसी शहर में चले जाइए, मैं तो लखनऊ की बात कर रहा हूँ, क्या वो इलीगल नहीं है? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? उनको किसने परमिशन दी? किस सरकारी आदेश के तहत उन्होंने बस्ती की बस्तियां बना दी? और बस्तियां ऐसी वैसी नहीं है, पक्के मकान बन गए हैं, उसमें एसी भी लगा है, डिश टीवी भी लगा है, कूलर भी लगा है, मोटरसाइकिल भी खड़ी, सारी चीजें खड़ी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी क्यों नहीं गिरा रहे हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ भी दूसरा शहर में जब आप रात में निकलते हैं तो सड़कें बहुत चौड़ी दिखती हैं आप, और जब आप दिन में निकल जाइए तो उसकी 1/4 दिखती हैं। वो इंक्रोचमेंट नहीं है, वो क्यों नहीं हट रहा है? उससे क्या शहर वालों को परेशानी नहीं हो रही है? देखिए, जब बात कानून की हो, बुलडोजर जहां चल रहा है मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि एक्ट के तहत चल रहा है, सही चल रहा है। और अगर कहीं कोई इलीगैलिटी है तो उसको देखने के लिए कोर्ट बैठी है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट बताएगा सही है या नहीं है। लेकिन फिर ये बुलडोजर जो है वो बराबर से चलना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए शाही साहब। फिर ये मेरा है, इस पे नहीं चलेगा, ये मेरा वोट बैंक है, इस पे नहीं चलेगा, यहाँ गिराने से पार्टी को नुकसान होगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चला दो, ये नहीं करना चाहिए। अश्विनी जी, मैं जवाब दे दूं दिलीप भाई का? हाँ। दिलीप जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कुछ थोड़ी सी अलग है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने ये नहीं देखा होगा कहीं अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर हर नगर निगम हमेशा बुलडोजर चलाता है, और हम और आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे हर इलाके में अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे पहले से सड़कें बहुत चौड़ी दिख रही हैं, आज दिन में भी दिख रही हैं। मैं कई जगह का उदाहरण दे सकता हूं, चाहे आप टेढ़ी पुलिया से उठाइए, मुंशी पुलिया आ जाइए, या टेढ़ी पुलिया आलमबाग जाइए, सड़कें चौड़ी दिख रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर आज चल रहा है, आज पहला फेज उसका, प्रथम फेज अपराधियों पर है। कहीं अतिक्रमण और इनलीगल उस पर नहीं चल रहा। इनलीगल जितने हैं तोड़े जा रहे हैं। इनलीगल पे मुख्यमंत्री जी का आ गया है कि जो इनलीगल सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कर मकान बनाएगा उसका तोड़ा जाएगा। ये स्पष्ट आदेश है दिलीप भाई, और कई जगहों पर उसका देखने को मिला है कि वहां पर बुलडोजर चला है। बाकी सड़कों की बात इंक्रोचमेंट की हम नहीं कर रहे हैं, उस पर नगर निगम बराबर चलाता रहता है, वो चलते रहते हैं। सुन लीजिए आप, रत्नेश जी कितनी बड़ी बात कह दी है अश्विनी जी ने, पता है आपको? अब उन्होंने ये कह देखिए क्लासिफाइड कर दिया है उन्होंने, एक स्टेट में तो चलेगा बुलडोजर अपराधियों पर, और दूसरे स्टेट में चलेगा दंगाइयों पर, और तीसरे स्टेट में चलेगा अतिक्रमियों पर। अब ऐसे क्लासिफाइड कर करके कब रोका है भाई? हाँ, चलिए बताइए आप। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ नाम बताता हूँ। इनके घरों की कुर्की भी हो चुकी है, लेकिन इनके घरों, लेकिन रत्नेश जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नेश मिश्रा जी, देखिए अश्विनी जी साई जी को सुन लीजिए आप। उन्होंने कह दिया, एक मुख्यमंत्री अतिक्रमियों पर चलाएगा बुलडोजर, दूसरा मुख्यमंत्री दंगाइयों पर चलाएगा, और तीसरा मुख्यमंत्री अपराधियों पर चलाएगा। अब मुख्यमंत्रियों के लिए नए नए काम भी आवंटित कर दिए, जितने राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह से बुलडोजर चलेगा। रत्नेश जी, आवाज़ नहीं आ रही रत्नेश जी को। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया है इन्होंने, बता दिया है पूरा जी। दिलीप त्रिशूल जी, और मैं योगी जी की इस बात की तारीफ भी करता हूँ, और अपराधियों पे नकेल कसी जानी चाहिए, लेकिन सरकार की नजर में समानता होनी चाहिए। सरकार की नजर में समानता, सरकार के कामों में समरसता, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि आप सरकार हैं। जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं तो आप सरकार हो जाते हैं, तब आप योगी जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं रह जाते, या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं रह जाते। जनता की सरकार हो जाती है, और सरकार से जनता सारी चीजें चाहती है, सत्ता भी चाहती है, समरसता भी चाहती है, सद्भावना भी चाहती है, हर चीज चाहती है, और बराबरी भी चाहती है, और सबके लिए होना भी चाहिए। जैसे सोनी भाई, अभी एक मैं आपकी बात का जवाब देने
संविधान पे इन्क्रोचमेंट हो गया है क्या? अगर आप सत्यता में देखेंगे तो संविधान पे इन्क्रोचमेंट है। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ना, वो संविधान पे बहुत बड़ा इन्क्रोचमेंट, और इस देश के जो सवर्ण क्लास है उनके जीवन पर बहुत बड़ा इन्क्रोचमेंट, इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट है। रिजर्वेशन संविधान पर बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट है, मैं दोहरा रहा हूँ। इंक्रोचमेंट को अगर कोई साफ कर पाए तो आपकी सरकार कर पाएगी। अगर आपकी सरकार ने भी नहीं किया तो फिर ये इंक्रोचमेंट बढ़ता जाएगा, घटने वाला तो नहीं है। रत्नेश जी रत्नेश जी देखिए, बता दिया है अश्विनी शाही जी ने कि इस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग काम करेंगे, तो आप समझ रहे हैं ना कि फिर क्या होने वाला है। मैं त्रिशूल जी कुछ नाम लेना चाहता हूँ, लीजिए, और पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के घरों पर बुलडोजर कब जाएगा। बताइए। पहला नाम है वाराणसी के बाहुबली ब्रजेश सिंह। तमाम संपत्तियां अवैध रूप से कमाई हुई है। इनकी संपत्तियों को गिराने के लिए बुलडोजर कब जाएगा? सब जानते दूसरा हैं। नाम हाँ। तो दूसरा नाम धनंजय सिंह है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है, तो अभी तक न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए, तो उनको हाजिर करवाने के लिए, उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर कब जाएगा? अजय सिंह सिपाही अंबेडकर नगर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाहुबलियों में गिने जाते हैं। उनके 2 घरों को गिराने के लिए चिन्हित कर दिया गया है। मैं अश्विनी जी से पूछना चाहता हूं कि उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर कब जाएगा? ठीक है, पूछ लें। देखिए अश्विनी जी, पूरे देश में एक बात उठ रही है कि बीजेपी चाहे कुछ करे, बुलडोजर पूरे देश में चलाए, लेकिन पक्षपात ना करे। यशु जी सच कहा। अभी देखिए आपकी बात का जवाब अभी रत्नेश भाई ने अपने सवाल में ही ले लिया। अभी हमारे दल के एक अपराधी का नाम लेते हुए, जिनके दल का अपराधी है और नेता है, उसका घर चिन्हित कर लिया गया है। यानी कि प्रशासन अपना काम कर रही है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। चिन्हित कर लिया गया, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। कहाँ है पक्षपात? होगा। अरे सुनिए, तो मैं उसका जवाब दे। कहाँ है पक्षपात? नहीं, अब देखिए, जब उनका अभी आप ही ने तो बोला भाई, मैंने तो नहीं बोला। घर चिन्हित किया गया था तब वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल जी, अभी इन्होंने कहा कि चिन्हित कर लिया है। पार्टी में आ गए, घर नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में चिन्हित किया था तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। हुआ था तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन अब आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद घर नहीं गिरा, तो अब गिरना चाहिए। अगर चिन्हित है नहीं, अब कौन भारतीय जनता पार्टी में है, कौन नहीं है, इस समय तो सभी लोग भागना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो है, हर आदमी कहेगा हम उनके साथ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। और जो आपके साथ नहीं है उसका आप ऐसे ही फायदा उठा लेते हैं, लोगों के साथ, जैसे आप राहुल गांधी का फायदा उठा ले रहे हैं। नहीं है वो, हमारे दल में नहीं है। और एक अच्छी और बहुत बेहतर बात है कि अब बुलडोजर जो है, त्रिशूल जी और दिलीप भाई, मैं आप बताना चाहता हूं कि बुलडोजर पर आज बोरिस जॉनसन भी टहल रहे थे। बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, बोरिस जॉनसन उस पर फोटो खिंचवा रहे थे। ब्रिटेन में भी, अब वो इंग्लैंड में भी ले जाकर चलवाएंगे। उनके लिए तो नई चीज है। हम लोगों का अंग्रेज तो यहाँ आके पता नहीं क्या क्या के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। हम लोगों का जो मुद्दा था तौकीर रजा का, इस तरह के अगर कोई लोग होंगे, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनके बयानों की जांच कराएगी, और जांच में अगर इनका ये विवादित बयान पाया गया तो इनके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। विवादित बयान क्या, वो तो कह रहे हैं मीटिंग होगी 10 दिन बाद और सड़कों पर निकलेगा मुसलमान। वो तो खुले में निकले ना, मैं चैलेंज करता हूँ, हिम्मत हो तो निकले। नहीं, मुसलमान के लिए कह रहे हैं, तो मुसलमान के लिए कह रहे हैं या किसके लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, सब मुसलमानों के ठेकेदार ना बने वो सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। क्योंकि देखिए, बरेलवी देवबंदी में नहीं पढ़ता, शिया सुन्नी में नहीं पढ़ता, तो सभी मुसलमानों के ठेकेदार वो कैसे हो गए? ठीक है, वो जहाँ के लोग हैं, मुट्ठी भर के जो उनके बहकावे में जो लोग आए हुए हैं, उनको लेकर निकल जाए। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया है कि अगर लाउड स्पीकर भी बजाओगे, प्रेमिसेस से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो
और चाहे वो मंदिर हो, ये स्पष्ट आदेश हो चुका है। कोई भी अगर इसको तोड़ता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ न्याय संगत कार्यवाही होगी। दिलीप जी, उत्तर प्रदेश की कर भी होगी। मुख्यमंत्री जरा दूसरे किस्म के हैं। ठीक है रत्नेश जी, मैं आ रहा हूँ। दिलीप जी, तो क्या फिर ये देश अजानों से और मंदिर की घंटियों से सुनसान हो जाएगा अगर इस तरह के आदेश आने लगे तो? देखिए, सुनसान नहीं होगा, लोगों की भक्ति बढ़ जाएगी जी। आप अगर अध्यात्म में चले जाइए, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं जिनके नाम पे इस भारत का नाम है या बहुत सारी जगहों का नाम है जिनके नाम से अध्यात्म चला आ रहा है, क्या वो लोग जब ध्यान करते थे या मंत्र का उच्चारण करते थे तो क्या माइक लगा के करते थे? या आज भी जो ऋषि लोग हैं जो पहाड़ों पर आराधना में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, क्या वो माइक लगा के आराधना करते हैं? क्या भगवान के कान कमजोर हैं कि जब अजान तेजी से दी जाएगी तभी अल्लाह सुनेगा, या हनुमान चालीसा तेजी से बजेगी तभी हनुमान जी खुश होंगे? नहीं। देखिए, भगवान भाव का भूखा होता है, स्वभाव का भूखा नहीं होता है। स्वभाव आपका क्या है इससे मतलब नहीं है, भाव आपका क्या है ये मायने रखता है। अगर अजान के लाउड स्पीकर इसलिए तेज करे जा रहे हैं कि ये हिंदुओं को सुनाई जाए और हिंदुओं परेशान हो, या हनुमान चालीसा इसलिए तेजी से बजाई जा रही है कि उसमें अजान की आवाज दब जाए, तो ये अध्यात्म नहीं कहलाएगा, ये पूजा या आराधना नहीं कहलाएगी। जो मौन में साधना होती है वो आवाज से कभी नहीं होती, और ये होना चाहिए। देखिए, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन भी लोगों की बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगर ये लाउड स्पीकर पर अब वॉल्यूम पर कर्व लग जाएगा तो बहुत हद तक नॉइज पोल्यूशन कम होगा। नॉइज पोल्यूशन कम होगा तो एनवायरनमेंट पे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा इस बात का। ये डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है लेकिन ये बहुत बड़ा सोशल इफेक्ट डालेगा और लोगों को इसको पालन करना चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखिए ना, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजाते हैं लोग, इतने तेज नहीं बात करते हैं कि दूसरे के कान में चला जाए। यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं भी लगा दिया डीजे, कहीं भी बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, कहीं भजन चल रहा है तो कहीं कव्वालियां चल रही हैं, तो कहीं अजान हो रही है, तो कहीं नमाज हो रही है सड़क पे बैठ करके। यहाँ तो मतलब अभिव्यक्ति की आजादी चहु तरफ है, कहीं कोई रोक नहीं है, रोक लगनी चाहिए। रत्नेश जी, देखिए, अगर कोई व्यवस्था बनाई जा रही है तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को बनाएं, लेकिन अगर बिगाड़ेंगे तो व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं देश में तरक्की करने से वंचित रह जाएगा। देखिए, आपने एक प्रश्न किया था दिलीप जी से भी कि क्या ये देश अजान और मंदिर की आरतियों से शून्य हो जाएगा अगर ऐसे आदेश आते हैं तो। देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में पैदा हुआ, और मेरा जो पूरा बचपन बीता है वो जब हम अपने बेड पे सोने जाते थे तब भी अयोध्या में चल रही राम धुन कानों में पड़ती थी, और जब सुबह हम 4 बजे हमारी दादी हमारे दादाजी हमको उठाते थे तब भी वो राम धुन हमारे कानों में पड़ती थी। मतलब जब हम सोने के लिए जाते थे तब भी प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देता था, और जब सोकर उठते थे तो भी प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देता था। और जिनका नाम एक बार लेने से लोग भवसागर तर जाते हैं, तो क्या समस्त अयोध्या वासियों से वो पुण्य अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या योगी जी अयोध्या के निवासियों से वो पुण्य प्राप्त करने का जो उनका अधिकार है, जो भगवान राम की पावन बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। रत्नेश मिश्रा जी, अश्विनी शाही जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अजानों से और मंदिर की घंटियों से तो देश सुनसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात की जा रही है और उसका अनुसरण शायद सबको करना होगा। यही नए भारत की एक गाथा है जिसे सबको मानना होगा। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एन न्यूज़।